दोस्तों अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का जेन जेड नाम दिया गया। और ये आंदोलन इतना ज्यादा भयानक था कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर दुबई भागना पड़ गया और वहां के जो विदेश मंत्री थे उनको दौरा दौरा कर पीटा गया और वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बुजुर्ग जो पत्नी थी उनको जिंदा जला दिया गया और वहां के संसद को आग लगा दिया गया और वहां के न्यायालय को आग के हवाले कर दिया गया। और इस आंदोलन का प्रमुख जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार और नेप्टो बेबिस था। अब नेप्टो बेबिस क्या होता है आप लोगों को बता रहा हूं। नेप्टो बेबिस का मतलब वो होता है कि वहां का जितना भी अधिकार है वो वहां के नेताओं और वहां के उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चे को वो अधिकार मिल रहा था और बाकी आम लोगों के बच्चों को उस अधिकार से पूरी तरीके से वंचित रखा गया था। मतलब कि अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो ये जो आंदोलन था वो भाई भतीजावाद के खिलाफ में था। लेकिन इस आंदोलन से निष्कर्ष क्या निकला और अभी नेपाल में ये आंदोलन खत्म हो गया है और इस आंदोलन को खत्म होने के बाद में वहां की अंतरिम सरकार की गठन कर दी गई है और इस अंतरिम सरकार के गठन के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सुशीला कार्की कौन है। तो आप लोगों को बता दूं कि सुशीला कार्की को 2016 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और उसके बाद में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग चलाया जा चुका है। अब ऐसे ही किसी के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, वो दोषी होंगे इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी उस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा ही था भ्रष्टाचार और नेप्टो बेबिस के खिलाफ में ये आंदोलन था। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी वहां का प्रमुख एक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को ही बना दिया गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी के बारे में। आप लोगों को बता दूं कि नेपाल में अभी तक एक बार प्लेन हाईजैक हुआ है और उस इकलौते प्लेन हाईजैक करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 52 वर्ष पहले सन 1973 में पहली बार नेपाल में प्लेन हाईजैक हुआ था और एक प्लेन विराटनगर से काठमांडू की ओर उड़ा था और उस प्लेन को जबरदस्ती बिहार के फारबिसगंज में जबरदस्ती उसको लैंडिंग कराया गया था और उस प्लेन को हाईजैक करने का प्रमुख रीजन ये था कि विराटनगर से 30 लाख रुपए निकाले गए थे जो कि काठमांडू की ओर जा रहे थे, जो कि उस पैसे को लूटना था और उस पैसे का उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों में करना था। तो इस तरीके से वो इस प्लेन हाईजैक का अंजाम दिए। और तो और उस वक्त के जो महाराजा महेंद्र थे और उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, तो उनके जो प्रमुख थे वो उनके सहयोगी रहे हैं। और 10 जून 1973 को इस घटना को अंजाम देने के बाद में उस प्लेन हाईजैक में शामिल दुर्गा प्रसाद सुवेदी को और उनके साथ सहयोगी जो आरोपी सहयोगी थे उनको बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब आपातकाल लगा 1975 में तो आपातकाल के समय में उन सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो सुशीला कार्की के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और वो प्रधानमंत्री बन गई और उनके जो पति हैं उनका बैकग्राउंड ये रहा। और इसके बाद में आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे इत्तेफाक हैं। जब उस समय प्लेन हाईजैक किया गया था तो उस समय माला सिन्हा जो उस वक्त के प्रमुख अभिनेत्री थी वो भी उस प्लेन में बैठी हुई थी। और जब इस घटना को अंजाम देने के बाद में 10 जून 1973 को, जैसे कि आपको पहले बताया था कि उन सभी आरोपियों को दुर्गा प्रसाद सुवेदी और उनके सहित अन्य आरोपियों को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद में उन सभी आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन 2 साल बाद ही जब हमारे देश में 1975 में जब आपातकाल लगा तो उस वक्त उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया था। और एक इत्तेफाक देखिए, जो अभी नेपाल की प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की, तो उनका जन्म विराटनगर में ही हुआ था और वो प्लेन भी विराटनगर से ही उड़ा था। तो ये एक इत्तेफाक ही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2009 में वहां की सरकार ने, वहां के न्यायालय ने सुशीला कार्की को एक अस्थायी जज नियुक्त किया था। लेकिन
उसके 7 साल बाद ही 2016 में सुशीला कार्की को नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था और नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की बनी थी। लेकिन 1 साल बाद ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और भ्रष्टाचार के आरोप में उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। अब उसके बाद से ये मीडिया से अलग हो गई। अब उसके बाद एक और बात सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, तो वो जो प्रधानमंत्री थे वो भ्रष्ट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो प्रधानमंत्री जैसे भी थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे, वो जनता के समर्थन से वहां पर गए थे और उनके दिमाग में ये बात था कि जनता की वोट के लिए जनता के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, जनता के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं सुशीला कार्की, वो तो न्यायालय से आती हैं, तो उनको जनता के साहूकारों से कितना मतलब है। और सुशीला कार्की जो हैं वो न्यायालय के सभी नियमों को जानती हैं और यही कारण हुआ कि उनके नेपाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो सुशीला कार्की जो अभी प्रधानमंत्री बनी, उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद में अभी नेपाल में इमरजेंसी लगा दिया गया। मतलब कि अभी जेन जेड का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वहां पर आग लगा दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। लेकिन अब जो है अब वहां पर कोई भी आंदोलन नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पर अब सेना का शासन हो गया है। मतलब कि वहां पर इमरजेंसी लगा दिया गया है। इमरजेंसी का मतलब ही होता है सेना का शासन, और जब सेना का शासन लग गया तो आप कोई भी आंदोलन वहां पर नहीं कर पाओगे। और अगर आप वहां पर कोई आंदोलन करते हो तो आपसे सीधे सेना निपटेगी। और पिछली बार जो आंदोलन हुआ तो उस वक्त सरकार थी, इसी कारण से आंदोलन हुआ क्योंकि सरकार को आपके मैटर को सोचना था। और जब जब ऐसा हुआ है, जैसे कि अभी बगल के बांग्लादेश को ले लीजिए या कोई भी जगह, जब जब ऐसा हुआ है कि कोई जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को जब एक भीड़ हटा देती है, उसे मैं भीड़ ही कहूंगा क्योंकि नेपाल की जो जनसंख्या है वो करीब करीब 3 करोड़ है और उस आंदोलन में जो लोग थे वो करीब हजारों की संख्या में थे, तो उसे भीड़ ही कहा जा सकता है, उसे पूरा नेपाल देश नहीं कहा जा सकता है। तो जब कोई जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को जब कोई भीड़ हटा देती है, जैसे कभी बांग्लादेश में हुआ शेख हसीना के साथ में, तो उसके बाद में नई सरकार आती है। और नई सरकार का मतलब क्या होता है? नई सरकार का मतलब जबरदस्ती थोपा जाता है। अंतिम सरकार जैसे कि मोहम्मद यूनुस को थोपा गया, और जब कोई सरकार थोपा जाता है तो वो जल्दी चुनाव नहीं करवाता। जैसे कि पिछले साल 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को भगाया गया और उसके बाद में अभी तक चुनाव नहीं हुआ। उसी तरीके से नेपाल की ये जो कार्की की सरकार है, सुशीला कार्की की जो सरकार है, देखिएगा ये भी चुनाव नहीं करवाएगी। और ये जो सुशीला कार्की है वो कानूनी दांवपेच में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और ये इतना ज्यादा कड़ाई करके रखेगी कि अब कोई भी जेन जेड जैसे आंदोलन या कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएगा। अब ये आंदोलन जैसी गुंजाइश खत्म हो गई क्योंकि अब वहां पर सेना तैयार है और अब इसके बाद वहां पर क्या होगा, कब चुनाव होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में इतनी बड़ी घटना घटी, तो इस घटना से हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और दूसरी चीज, कोई भी देश का असर हमारे देश के ऊपर तब पड़ता है जब वहां के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोच रखते हैं। और जब नेपाल में कार्की की सरकार बनी, जब नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी, तो उनके तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और भारत को लेकर के यह बयान आया है कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और भारत हमारा मित्र है और भारत हमेशा नेपाल का मदद किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच में कोई खटपट नहीं हुआ है। मतलब विवाद हुए हैं, लेकिन जैसे एक घर में बर्तन रहते हैं तो बर्तन आपस में टकराते हैं, तो उस टाइप के विवाद के बारे में उन्होंने बोला। और अंत में उनका सार यही था कि वो भारत की बहुत तारीफ कर रही थी और भारत और नेपाल के बीच में अच्छे संबंध की बात कर रही थी। इसका मतलब क्या, ये सोचना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच में अच्छे संबंध होंगे। देखिए, जो पिछली सरकार थी नेपाल की वो भ्रष्ट थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो कार्की की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बने, ये भी सरकार भ्रष्ट ही माना जाएगा क्योंकि इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बस दोनों में फर्क इतना है, जो पिछली सरकार थी वो चाइनीज सपोर्टर सरकार थी और अभी जो सरकार है वो अमेरिकी सपोर्टर सरकार है। क्योंकि अभी भी सुशीला कार्की अमेरिका के बहुत ही ज्यादा प्रबल सपोर्टर रही है। और अभी सुशीला कार्की की इस बयान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता, यह नहीं सोचा जा सकता है कि आगे यही होगा,
क्योंकि ऐसी समय में सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनी हैं, जिसमें अगल बगल के देशों से, खास करके भारत जैसे शक्तिशाली देशों से उनको भी जरूरत पड़ेगी। और अभी चाइनीज सरकार को जो उखाड़ फेंका गया, तो वो अभी चाइना की तारीफ नहीं कर सकती और अभी चाइना के सामने जा नहीं सकती, क्योंकि अभी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। और आपको बता दूं कि उनके कठपुतली थे केपी शर्मा ओली। कुछ समय बीतने दीजिए, देखिएगा बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही ज्यादा चीन के तरफ से नेपाल में ही हस्तक्षेप होगा। और शी जिनपिंग के पास जा नहीं सकते, क्योंकि शी जिनपिंग या चाइना में जाने का मतलब है कि नेपाल के अंदर इनको भी भारी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी इमरजेंसी लगा करके रखी है, लेकिन इनको रेगुलर प्रधानमंत्री बनने के लिए दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वहां की जनता के विरोध में, उनके सेंटिमेंट के साथ में नहीं खेलेगी। और भारत एक ऐसा देश है जो ताकतवर भी है और पड़ोस में भी है, तो भारत अगर उनके ऊपर कोई ज्यादा करेगा तो कार्रवाई भी कर सकता है। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ में था, तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा था, ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था, तो भारत हस्तक्षेप करके बांग्लादेश को अलग देश बना दिया। तो सुशीला कार्की को, वहां की कार्की सरकार को इस बात का डर है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है, तो इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि अभी कार्की तारीफ करेगी और आने वाले समय में, और खास करके वो समय जब कोई पिक्चर क्लियर ना हो जाए, जैसे कि चुनाव का कोई डेट तय ना हो जाए, चुनाव ना हो जाए, या 5-6 महीने बाद भी अगर भारत के साथ ऐसे संबंध रहते हैं, तो कहा जा सकता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।